ओके जी, लास्ट क्लास में हमने अपनी चीज़ें डिस्कस की थी और वो चीज़ें हमारी क्या थी, हमने फ़ॉन्ट्स पे डिस्कस किया था बड़ा डिटेल में कि किस तरह हम गूगल फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं और बाकी सारा प्रोसीजर था हमारा। CSS 109 का जो फोल्डर है इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड। अब हमारा ये 109 का जो फोल्डर है ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी वर्किंग हमारे पास क्या है जी, हमने इसके अलावा ये चीज़ देखी थी कि आप लोगों के यूनिट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास परसेंटेज का यूनिट था, PT का यूनिट्स था, M का, रैम का और पिक्सल्स की। अब अच्छा, आज मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में नहीं पूछ रही आज क्वेश्चंस क्या हैं, आप लोगों से आज एट द एंड ऑफ क्लास पूछूंगी क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले अब यहाँ पे चलते हैं index.html की फ़ाइल में और ये वाली जो क्वेश्चन चीज़ें हैं हमारी इसको रिमूव करने लगे हैं। आज हम बनाने लगे हैं प्रॉपर अपना, बल्कि ये काम करते हैं एक न्यू फाइल बनाते हैं, एक न्यू बल्कि फोल्डर ही न्यू बनाते हैं। हम अपना प्रॉपर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं और आज के बाद जितने भी टॉपिक्स होंगे हमारे सारे प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोजेक्ट 109 CSS। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, अब हमने जितनी भी लर्निंग करनी है इस प्रोजेक्ट के थ्रू करनी है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कौन सी फाइल बनाते हैं हम प्रोजेक्ट जब भी नया बनाते हैं। एग्जैक्टली index.html की फ़ाइल बनाते हैं। जल्दी से हम वो फाइल क्रिएट करते हैं अपनी। न्यू फाइल पे चलते हैं, यहाँ से index.html की फ़ाइल, एंटर प्रेस किया और हमें इस पता है कि सारा का सारा टेक्स्ट हम लेके आ सकते हैं। किस तरह? डमी टेक्स्ट बॉयलर प्लेट के थ्रू लेके आ सकते हैं। और बॉयलर प्लेट को कैसे यूज़ करते हैं? वेरी गुड, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। तो हमारी जो बॉयलर प्लेट है वो हमें प्रॉपर डमी टेक्स्ट की सजेशन देती है, कुछ ये वाला काम। और टाइटल में मैं चेंज करी हूँ प्रोजेक्ट 109, प्रोजेक्ट 109। अब प्रोजेक्ट में सबसे पहले ना आप लोगों को पता है कि हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमारे पास आती है नैव बार। जी सदाम हुसैन, हैंड रेस किया हुआ आपने? नो मैम, ये थोड़ा नेट का इशू है, पहले हैंड राइज किया था अभी, सॉरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को पता है कि हमने रिएक्ट जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। एज वी नो कि हमारी मंस्टैक की टेक्नोलॉजी में रिएक्ट जीएस भी एक स्पेस कवर अप करता है। अब किसी भी वेबसाइट पे जाएं, जो टॉप पे ये चीज़ होती है ना हमारे पास, सबसे पहले जो दिख रही होती है चीज़ वो हमारे पास होती है हमारी नैव बार। नैव बार हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई चीज़ सर्च करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए, ये सारी वर्किंग। अब नैव बार में यहाँ पे देखें तो ये कोई एक किस्म का लोगो हो सकता है, जैसे रिएक्ट की वेबसाइट का लोगो है। उसके बाद ये देखें इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है तो इट्स अ लिंक, वी यूज़ एंकर टैग फॉर द लिंक। ये एक सर्च बार बनी हुई है, ऐसी हमने सर्च बार बनाई थी इनपुट सर्च करने के लिए जब हम फॉर्म्स बना रहे थे अपनी HTML में, लेकिन इसकी स्टाइलिंग वगैरह हमने नहीं की थी, वो हम कर सकते हैं अब। उसके बाद ये हमारे पास कुछ एक लिंक्स हैं जिनको बटन की शक्ल दी हुई है, जब इन पर क्लिक किया जा रहा है, जब मैं इन पे होवर कर रही हूँ या क्लिक कर रही हूँ तो इन पे बटन की शक्ल आ रही है, अदरवाइज वैसे ये लिंक्स ही दिख रहे हैं। मज़ीद कुछ आइकन्स हैं, ये सारे मज़ीद कुछ आइकन्स हैं। तो इससे मिलते जुलते नैब बार जो हम बनाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपनी नैब बार में हम जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ को कवर कर सकें ईजिली करेंगे। तो फ्रॉम स्क्रैच हम करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, बड़ा बेसिक लेवल से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अब ये नैब बार बनाने के लिए ना सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? मैं क्या कर रही हूँ, एक डिव डॉट मेन मीन्स के एक डिव का पेरेंट बना रही हूँ, एंटर प्रेस किया। अब मुझे चाहिए 4 बॉक्सेस, आई वॉन्ट 4 बॉक्सेस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डिव डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई विथ 4। अब ये वाली जो की है ना आपको अलाउ करेगी कि आपकी 4 बॉक्सेस हों जिनकी क्लास क्या है डॉट बॉक्स। डिव के 4 टैग यूज़ करने हैं आपने, उनकी क्लास क्या होगी डॉट बॉक्स। अगर आप आईडी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डॉट की जगह हैश, ठीक है। हमें पता है ना हम डॉट को क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं और हैश को आईडी से। अब मैं एंटर प्रेस करूँ, यहाँ पे 4 लिखा है, जब हमने एंटर प्रेस करूँ तो आपके पास ऑटोमेटिकली 4 बॉक्सेस बने आ गए हैं, 4 डिव के टैग्स आ गए हैं जिनकी क्लास क्या है डॉट बॉक्स। अब आपका जो फ्लेक्स बॉक्स है पहले हम इसको विजुअली समझेंगे, उसके बाद हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे अपनी नैव बार की। ओके,
अच्छा जी, ये वाला जो हमारे पास है इसको हम क्लोज करें, एक्स्ट्रा जो हमारे पास फोल्डर ओपन हुआ हुआ है, और इस पे हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करें 109 पे। अब ये 4 बॉक्सेस मैंने बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ और अपनी इनलाइन सीएसएस को, सॉरी इंटरनल सीएसएस को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, अपना स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं हेड के टैग से पहले, और जितनी भी स्टाइलिंग करनी होती है एक ही फाइल में करते हैं। ये जो डॉट मेन की क्लास है, पहले तो मैं इसको एक अदद बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ। डॉट मेन की क्लास को टारगेट करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर कितना दे रहे हैं, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक्वामरीन का बैकग्राउंड कलर। इसको लाइव करते हैं और देखते हैं जी क्या हमारे पास कहाँ पे बैकग्राउंड कलर, कितना बैकग्राउंड कलर विजिबल है। अभी के लिए हमारे पास कोई भी बैकग्राउंड कलर विजिबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने जस्ट इसको दिया है बैकग्राउंड कलर, एक खाली डिफ को दिया है ना, उसकी कोई हाइट है ना कोई विड्थ है, तो कितना बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। इसको भी करते हैं प्रिवेंट। मैं यहाँ पे डॉट बॉक्सेस की जो क्लास है ना, डॉट BOX की जो क्लास है, इसको कुछ हाइट दे रही हूँ, मतलब हर डब्बे की कुछ हाइट भी होगी और कुछ विड्थ भी होगी। कितनी, हम 200 पिक्सल्स। अब हमें पता है पिक्सल्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। उसके बाद हमारे पास विड्थ भी कितनी है, 200 पिक्सल्स। और इनको जो बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ बॉक्सेस को, वो हम यूज़ कर रहे हैं अपना ब्लू वॉलेट का। अब देखते हैं क्या हमारे इस पे कलर्स अप्लाई हैं। बिल्कुल, अब आपके बॉक्सेस भी कलर अप्लाई कर दिए और सब चीज़ें अप्लाइड हैं इस तरह। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने इतना सा वर्किंग किया है कि ये सारे 4 बॉक्सेस जो हैं हमारे पास, इन सब के सब बॉक्सेस को एक पेरेंट में रैप किया है। उस पेरेंट को एक अदद बैकग्राउंड कलर दिया है जो कि आपको यहाँ पे विजिबल है एक्वामरीन के नाम से। फिर हमने बॉक्सेस को टारगेट किया, इनको कुछ हाइट दी और कुछ विड्थ दिए, और मैं इनकी हाइट थोड़ी सी कम कर रही हूँ ताकि यहाँ पे हमारी स्क्रीन की ज़्यादा स्पेस हो। बाय नाउ 150 ठीक है, और यहाँ पे इसकी विड्थ भी हम 150 करें कुछ ये। और बॉक्सेस को मैंने जो कलर है ब्लू वॉलेट का दिया। अब ये एक इशू है कि बॉक्सेस नहीं लग रहे मुझे, ये लाइंस लग रही हैं, डब्बे नहीं लग रहे ना, लग रहा है कि बस एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि इन बॉक्सेस के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। कैसे स्पेस ऐड कर सकते हैं? नहीं, BR का टैग यूज़ करूँ अगर मैं, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारे पास ना BR का मार्जिन दे देना, BR का टैग करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने ये स्पेसिंग वाला जो काम है ना, HTML से नहीं करना, CSS से करना है। तो बिल्कुल ठीक बताया अभी हमें किसी ने कि हम मार्जिन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बॉक्स के बाहर स्पेस चाहिए। अब आप लोगों के पास CSS है तो आप लोगों ने HTML की तरफ नहीं जाना, CSS की हेल्प से काम करना है। मैं इन सब बॉक्सेस को कुछ मार्जिन दे रही हूँ, आउटसाइड स्पेस कितना मार्जिन, 10 पिक्सल्स का। 10 पिक्सल्स का देके देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं और इनको हमने 10 पिक्सल्स का मार्जिन दे दिया। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? मैं एक और बॉक्स जो है ना नीचे इसको बना रही हूँ कुछ ये, ताकि 4 बॉक्सेस हो हमारे पास, और इनकी विड्थ और हाइट मज़ीद कुछ कम कर रही हूँ ताकि और अच्छे से हमें ना इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखे। अब ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? अभी आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो आपके जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे एक कॉलम में है। अगर आपको वो सारे के सारे बॉक्सेस एक रो में चाहिए तो CSS आपको अलाउ करता है डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स आपको अलाउ करता है। फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके लिए हमने पेरेंट बनाना ही बनाना है। क्या करता है वो तो देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स जब भी यूज़ करना है आपके पास एक पेरेंट होना चाहिए। जैसे कि मुझे ये सारे डब्बों को फ्लेक्स बॉक्स में लेके आना है तो मेरे पास एक पेरेंट है डॉट मेन के नाम से, मैंने इसलिए पेरेंट बनाया। अब जो आपकी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है वो आपकी किस पे अप्लाई होती है, पेरेंट पे। डिस्प्ले फ्लेक्स करें, आपका जो फ्लेक्स बॉक्स पेरेंट है ये कुछ ही हो गया। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से आपके जितने भी चाइल्ड जो एक कॉलम में थे वो सारे के सारे एक रो में आ गए। कितना ईजी से। तो डिस्प्ले फ्लेक्स किस लिए यूज़ करते हैं हम? आपके ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट्स में। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं कुछ इस तरह से, अब देखिए आपकी पहली वर्किंग क्या है, ये प्रॉपर एक ब्लॉक एलिमेंट है ना डिफ, उसने जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है पूरी लाइन कवर की है, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, तो आपको ये ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं तो डिस्प्ले फ्लेक्स ने क्या, एग्जैक्टली डिस्प्ले फ्लेक्स आपका क्या काम कर रहा है, उसको इनलाइन में कर रहा है कि जितनी स्पेस एक बॉक्स को रिक्वायर्ड है उतनी स्पेस दो और नेक्स्ट बॉक्स उसके आगे से बना दो। मीन्स कि आपके रोज को कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और आपके इनलाइन को ब्लॉक में या ब्लॉक को इनलाइन में भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन में। बिल्कुल है, ब्लॉक्स के लिए नहीं है, मैं बस समझा रही हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स काम किस तरह करता है। अभी हम इसको नैव बार में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। नैव बार जो हमने बनानी है ना प्रॉपर डिस्प्ले फ्लेक्स की हेल्प से बनानी है, और हम देखेंगे कितना काम आसान हो गया है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी तक के लिए ये माइंड में रखें कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या काम करता है। ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन में कवर करेगा और इन एनी केस फ्यूचर में
एग्जैक्टली इन एनी केस अगर हमें फ्यूचर में आपकी इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम देखेंगे। पर अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, ब्लॉक को इनलाइन में कर रहे हैं, आपके कॉलम को रो में कर रहे हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। और दूसरी बात हमने ये याद रखनी है कि डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए हमारे पास एक पेरेंट होना चाहिए। आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की वो पेरेंट पे अप्लाई होती हैं। अब डिस्प्ले फ्लेक्स की कुछ ये प्रॉपर्टी है, आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, अगर मैं सेंटर कर दूं तो अब आप देखें कि आपके सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं वो सेंटर में हो गए। क्या मैंने इसको बताया लेफ्ट मार्जिन कितना दो, राइट मार्जिन कितना दो? नहीं बताया ना। एक तरीका तो ये था कि मैंने बॉक्सेस को टारगेट करती और मार्जिन लेफ्ट भी देती और मार्जिन राइट भी देती, फिर खुद से एज्यूम करती कितना मैम मार्जिन लेफ्ट आप देना है कितना राइट देना है। आपकी आवाज़ ना स्टक हो रही है, स्क्रीन भी स्टक हो रही है और आवाज़ भी स्टक हो रही है। वो इसलिए हो रहा होगा ना, इंटरनेट का मसला चल रहा है। आप लोगों के पास स्क्रीन स्टक है? कुछ देर के लिए स्टक होती है फिर ठीक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेट का थोड़ी ये मसले पता नहीं कब ठीक होंगे। वेल बच्चों आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, पाकिस्तान है ये। वैसे हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, लेकिन पाकिस्तान अभी इतना ग्रो अप नहीं हुआ कि बिल्कुल ही स्मूथली सब चलती चीज़ें। अच्छा जी, अभी हमने देखा कि जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर करते हैं तो आपके पास चीज़ें क्या होती हैं, सेंटर में आ जाती हैं। जितने भी बॉक्सेस हैं, कोई भी आपके पास टैग होगा, जो भी कंटेंट आपका सेंटर में आता है। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो आपके सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं वो स्टार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास जो थर्ड है वो है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट एंड की। अब एंड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आपके सारे के सारे बॉक्सेस नो कहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट अभी हमने एंड किया। जब स्टार्ट किया था तो स्टार्ट पे थे, अब एंड करने से क्या होगा, दिख रहे हैं स्क्रीन पे। अभी तो स्टार्टिंग पे आ रहा है। जब स्क्रीन स्टक हो मुझे बताना है आप लोगों ने जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ओके लेट मी शेयर। अब बताएं, स्टिल स्टक है? वो अब डिपेंड करे ना किसके सिग्नल ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन है, जिसका ज़्यादा फास्ट है उसको ज़्यादा जल्दी दिख रहा है। ओके मैं एक बार रिलोड भी कर देती हूँ उसको। विजिबल है, दिखे? ये है आपके पास जस्टिफाई कंटेंट एंड का। जब आपने एंड पे किया तो सारे एलिमेंट्स एंड पे, जब स्टार्ट पे किया था तो सारे एलिमेंट्स यहाँ स्टार्ट पे आ गए थे आपके लेफ्ट को टॉप कॉर्नर पे। सेंटर में किया तो सारे के सारे एलिमेंट्स सेंटर में आ गए आपके। उसके बाद इसकी मज़ीद भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जस्टिफाई कंटेंट हमने स्टार्ट देख लिया है, एंड देख लिया और सेंटर देख लिया। अब हम देखेंगे स्पेस अराउंड का क्या मतलब है। स्पेस अराउंड करते हैं तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान कुछ स्पेसिंग इस तरह से आती है कि आपकी यहाँ स्क्रीन स्टार्ट हो रही है, स्क्रीन स्टार्ट से लेके जो पहला एलिमेंट है उसके दरमियान कुछ इतनी स्पेस होती है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के दरमियान कुछ इतनी स्पेस है। अब देखा जाए इतनी स्पेस का क्या मकसद है, मतलब है कहने का ये स्पेस कुछ ज़्यादा है और ये स्पेस कुछ कम है। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स के दरमियान 200 पिक्सल्स की स्पेस है, 200 पिक्सल्स की स्पेस है। अगर आप 200 पिक्सल्स का हाफ करेंगे तो वो 100 पिक्सल्स बनते हैं। तो जो 100 पिक्सल स्पेस होती है ना वो होती है यहाँ पे, मतलब एग्जैक्टली आपके स्टार्ट और आपके एंड पे कितनी कितनी होगी, 100 पिक्सल्स। बाकी इन सब के दरमियान 200 पिक्सल होगी। क्लियर है, ये है स्पेस अराउंड। देन हमारे पास आता है स्पेस इवनली। अब स्पेस इवनली क्या वर्किंग कर रहा है, अब आपकी स्पेस इवनली में इक्वल स्पेस होती है। अगर यहाँ पे 200 है तो स्टार्ट पे भी 200 ही होगी, एंड पे भी 200, मतलब सबके दरमियान 200 की स्पेस है। समझ आया? देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास, स्पेस बिटवीन की भी एक प्रॉपर्टी होती है। स्पेस बिटवीन क्या करता है, आपके स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे कोई स्पेस नहीं देता। ये जो जीरो स्पेस है इसको स्पेस कवर नहीं करना, वैसे एजेस के साथ है। बाकी एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो स्पेस ऐड करता है। जी जी मैम, इस तरह है कि आप ये जो प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर रहे हैं ना, ये काइंडली कमेंट करते जाएं और न्यू लाइन में कर लें, ताकि जो डिस्टॉर्शन आ रही है और स्टक हो रही है स्क्रीन, उसके बाद जब भी स्क्रीन हमारे पास से सही से अपीयर हो तो हम उसको देख सकें कि कौन कौन सा हमने अप्लाई कर लिया उसका एट्रीब्यूट। ठीक है ओके मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास हमने डिस्प्ले फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी देखी है वो कौन सी देखी है, सॉरी जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हमारे पास आता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट पहले तो हमने देखा सेंटर। सेंटर क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको
सेंटर में लेके आता है। देन हमने कौन सा चेक किया है, स्टार्ट या एंड चेक किया है, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको एंड पे लेके जाएगा। देन हमारे पास क्या आता है, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। अब ये स्टार्ट क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको स्टार्ट में लेके आएगा। इसके अलावा हमने देखा है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड का, ये भी क्या वर्किंग करता है, इसको डिटेल में चेक किया है हमने अभी। उसके बाद जी हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, कुछ ये, ठीक है। और अभी हम जो देख रहे हैं बिटवीन का देख रहे हैं। बिटवीन क्या करता है, कोई स्पेस नहीं देता स्टार्टिंग और एंड पे, बस आपके जो एलिमेंट्स हैं बॉक्सेस के दरमियान स्पेस होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग में कोई स्पेस नहीं होती। इवनली क्या करता है, स्टार्टिंग एंडिंग और बॉक्सेस सबके दरमियान इक्वल स्पेस होती है। अराउंड क्या करता है, बॉक्सेस के दरमियान आपके पास ज़्यादा स्पेस होती है और उस ज़्यादा स्पेस का अगर हम हाफ करें तो वो स्टार्ट पे और एंड पे होता है। क्लियर है जी यहाँ तक? जी ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? जी मैम बिल्कुल क्लियर है। चलें गुड। अब अपने प्रोजेक्ट की तरफ वर्किंग करें स्टार्ट। अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग अभी मुझसे पूछ लें। जी जी अब सही है, बिल्कुल ठीक है, कमेंट कर रहे हैं आप और अच्छे से हमें आप समझ आ रहे हैं। चलें बेस्ट है। अच्छा अब ये वैसे हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये बस समझना था कि डिस्प्ले फ्लेक्स काम क्या करता है, तो मैं इस चीज़ को अब हटा रही हूँ और अब अपना इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने प्रोजेक्ट। अब आपने जितना भी काम करना है पेरेंट बनाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अभी हमने देखा है कि हमारे काफ़ी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ पे। डेव डॉट मेन पेरेंट की एक जो है मैं क्लास बना रही हूँ मेन पेरेंट कुछ ये। अब इसको ज़रा समझना, स्ट्रक्चर पहले हम बिल्ड करेंगे फिर स्टाइलिंग पे जाएंगे। सबसे पहले मेन पेरेंट बनाया, इसके बाद नैव बार के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिमेंटिक टैग नैव का, नैव डॉट नैव बार। सबसे पहले क्या किया है, एक मेन पेरेंट बनाया है, उसके अंदर एक चाइल्ड बनाया है जो कि नैव का टैग है, एक सिमेंटिक टैग है, इसके नाम से ही पता चल रहा है नैव बार के लिए। उसको क्लास दे दी है नैव बार की। अब जितनी सारी की सारी नैव बार है इसके अंदर बनाएंगे। आज का हमारा काम है कि हमारी नैव बार में हम एक लोगो लगा दें, यहाँ पे कोई बीच में हमारे लिंक्स हो और साइड पे हमारा कोई बटन हो साइन अप और साइन इन का, ठीक है। जितनी हमारी इसी तरह होती है ना सारी नैव बार्स में, और तो कुछ वर्किंग नहीं होती। अब सबसे पहले मैं एक डिव बना रही हूँ, किसके लिए, डिव डॉट लोगो। अब लोगो हमारे पास कोई है नहीं तो हम किसी इमेज को ही लोगो के तौर पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मैं इसमें कमेंट ऐड कर रही हूँ कि ये किस लिए आपके पास फॉर लोगो। सबसे पहले हमने क्या किया जी, फर्स्ट हमने पेरेंट बनाया, मेन पेरेंट, उसके बाद नैव बार को उसका चाइल्ड बनाया, और नैव बार के अंदर हमने एक और चीज़ बनाई है लोगो के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे और ये हमारे पास हमारा होगा लोगो IMG का टैग, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक लोगो लगा होगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लिंक्स भी चाहिए। हम नेविगेट करें, कॉन्टैक्ट का पेज हो, अबाउट का पेज हो तो लिंक्स, सर्च बार पे नहीं अभी मूव करें, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम लिंक की तरफ मूव करें। लिंक्स पे आपने वर्किंग तो कर ली है। अब लिंक्स के लिए भी आपने एक और पेरेंट बनाना है, डेव डॉट लिंक्स कुछ ये। मकसद ये कि जितने भी आगे जैसे चाइल्ड बना रहे हैं ना उनको भी एक पेरेंट में रैप करते जा रहे हैं। इमेज का भी एक पेरेंट है, लिंक्स का भी एक पेरेंट है। और आपकी जो प्रोफेशनल टेक्निक है, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, वो लिंक कभी भी एंकर के टैग से स्टार्ट नहीं करते। इस तरह आप अपने लिंक्स को नेस्ट करते हैं अपने एलाइज के टैग में, लिस्ट के टैग में, देन उसके अंदर एंकर का टैग, ठीक है। और मुझे अगर इस तरह के 3 लिंक चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक हमारे पास हो जाएगा ये दूसरा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, ठीक है। और आपको पता है कि हमने किसी लिंक पे मूव नहीं कराना, हमने कोई न्यू फाइल बनाई नहीं हुई, तो इनके आप जस्ट यहाँ पे हैश लिखते जाओ, इसका मतलब है सेम पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे वो कुछ ये। और पहला आपके पास किस चीज़ का होगा, अबाउट, देन कॉन्टैक्ट, उसके बाद सर्विसेज, ठीक हो गया। ये हमने बना लिया, एक डिव बनाया जिसकी क्लास थी लोगो, उसके अंदर उसकी इमेज आ जाएगी, डॉट लिंक्स की क्लास में सारे लिंक्स आ जाएंगे। और अब मैं बना रही हूँ बटन्स के लिए, साइन अप और साइन इन के बटन, ठीक है। अभी आज हम डेव डॉट BTN की क्लास रखते हैं इसको, और इसके अंदर एक बटन का टैग यूज़ करते हैं कुछ ये, और उसको मैं रख रही हूँ साइन इन के नाम से, कुछ ये वाला काम। यहाँ तक कोई मसला है स्ट्रक्चर की, अगर आप लोगों ने इमेज स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कोड लिखने में मसला ना हो आप लोगों को।
अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा, पेरेंट्स में थोड़ी सी भी चेंजिंग होगी, तो आपकी स्टाइलिंग प्रॉपर अप्लाई नहीं होगी। और एक चीज़, स्टूडेंट व्हाट्सएप वेब क्योंकि नहीं चल रहा काफ़ी दिनों से ठीक से, तो आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग है मैं इंशाल्लाह तब शेयर करूँगी जब आपका जो वेब है ठीक से वर्किंग करेगा, ठीक है। हैव यू डन विद द स्क्रीनशॉट? मैम एक चीज़ मुझे बताइए, जी ले लिया स्क्रीन। ये जो हमने पहले मेन पेरेंट हमने पेरेंट बना दिया इसको, नेक्स्ट हमने नैव बार को इसका चाइल्ड बना दिया, नैव बार के जो उसको, उसके बाद हमने लोगो जो है उसी के अंदर दोबारा मतलब उसी का चाइल्ड बना दिया हमने लोगो को। लोगो का जो स्टार्टिंग जो हम टैग कर रहे हैं और एंडिंग टैग जो उसका डिव का है, लास्ट पे क्लोजिंग टैग जो हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट टैग हम यूज करेंगे। बिल्कुल, उसी देखो के अंदर ही। नहीं उसी के अंदर नहीं, लोगो का पेरेंट ये, लोगो बस खत्म। उसके बाद ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग, इसके अंदर इमेज का टैग है बस, एक डिव बनाया उसके अंदर इमेज है। फिर नेक्स्ट डिव हमने स्टार्ट की है, उसके अंदर सारे एलाइज और एंकर के टैग हैं, इसको क्लोज किया, ये दूसरा डिव हो गया। मतलब ये नैव के अंदर अंदर ही सारा एग्जैक्टली working होगा। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि आप लोग सवाल ये कर सकते हैं कि आपने इतने पेरेंट क्यों बना दिए, इतना इसको मेसी क्यों कर दिया है, एक मेन पेरेंट भी बना दिया, फिर एक नैव का पेरेंट भी बना दिया, फिर आगे इतने पेरेंट बना दिए। अब आपका ये जो है ना सेक्शन बनेगा, अब जाहिर सी बात है हमने एक तो नहीं काम करना, प्रोजेक्ट में आगे हीरो सेक्शन भी होता है, फिर कुछ इमेजेस वगैरह भी होती हैं, तो ये वाला जो होगा ना सिर्फ ये नैव बार के लिए होगा। इसके बाद अगर मैं कोई काम करूँगी ना, कोई भी डिव का टैग या सेक्शन का टैग, तो इसका मतलब होगा नैव बार से अगला काम शुरू किया है, तो उसका भी तो कोई पेरेंट होना चाहिए, तो ये मेन पेरेंट इसलिए बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो आपकी नैव बार है ना, नैव बार के अंदर भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने अपने, जिनके लिए पेरेंट होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने नैव बार में जितने भी हमें चाइल्ड चाहिए थे, जैसे ये वाला चाइल्ड है, इमेज, आपके जो लिंक्स हैं और बटन, इनके भी एक एक पेरेंट बनाया है, ठीक है। इन शॉर्ट वर्ड्स हम जितना ऑर्गेनाइज करके काम करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा हम प्रॉपर्टीज़ को अवेल कर सकेंगे। कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऑर्गेनाइज वाला स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें यह है कि ये करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना, पेरेंट्स नहीं बनाएंगे, तो वो सारे एक ही लिंक में आ रहे होंगे, फिर स्टाइलिंग नहीं होगी उनकी, तो ये आपके स्टाइलिंग के लिए इतना सा करना ज़रूरी है। ये सिर्फ जी, नैव बार की स्टाइलिंग है, ठीक है। चलें ज़रा और देखें यहाँ पे नैव बार की स्टाइल, क्योंकि हमने इमेज में कोई इमेज नहीं लगाई है, तो उसकी स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है ऊपर, एंकर टैग ऐसे आ रहे हैं, और ये मैं थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ, दिखे आप लोगों को, ठीक है। इमेज नहीं लगाई, उसकी स्पेस वैसे ही एम्प्टी है हमारे पास, और हमें चाहिए कि अगर हम इमेज नहीं लगाते तो यहाँ पे हम अपने एक ऑल्टरनेटिव में टेक्स्ट शो करा दें, नोट फाउंड का। अब ये नोट फाउंड का जो टेक्स्ट है ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। इमेज हमने नहीं लगाई, कोई एड्रेस नहीं दिया, दैट्स वाई इमेज इज़ नॉट विजिबल, हमारे टैग्स और बटन, ये स्ट्रक्चर बना है। अभी तक देखने में बहुत फजूल सा लग रहा है, अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल फाइल, और इसको लिंक करना होगा index.html में। अब एक चीज़ तो याद हो, आप लोगों के माइंड में रेडी होगी कि अभी तक आप लोगों की सारी प्रीवियस चीज़ें आ रही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आप लोग भूल जाएं। HTML में भी वही सारे टैग्स हैं जो आपने पढ़े हैं, और वही वर्किंग सारी हो रही है आपकी। सबसे पहले जब हम अपनी CSS पे मूव करते हैं तो क्या काम करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। एग्जैक्टली क्या करते हैं उसमें, एग्जैक्टली कुछ ये इतना सा काम किया है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे सारे खत्म। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि हमारी नैव बार का ना एक दत कोई बैकग्राउंड कलर भी हो, सही है। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए मुझे किसको टारगेट करना होगा, नैव बार को बैकग्राउंड कलर देना है, किसको टारगेट, नैव बार को टारगेट करने के लिए नहीं, उसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए नैव बार को टारगेट करना, डॉट नैव बार की क्लास को टारगेट करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो पूरी नैव बार उसमें सेव है। डॉट नैव बार की क्लास को टारगेट करेंगे और इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। कौन सा बैकग्राउंड कलर दें, हमारी नैव नहीं, अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो कोई अच्छा दे, ग्रे कर ले, चलो ठीक है, ग्रे नैव बार हमने बना ली कुछ ये वाली, सही है। अभी थोड़ा सा लाइट रखते हैं ताकि ना आप लोगों को चीज़ें सही से दिखें, फिर इसको आगे कलर तो हम चेंज कर ही लेंगे, उतना हमें आता ही है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक अभी लाइट सा बैकग्राउंड कलर दिया है, फिर आगे जब इमेज वगैरह लगाएंगे ना देखेंगे कौन सी नैव बार अच्छी लगती है। अब मसला क्या है, कभी भी ऐसे नैव बार नहीं होती, सारी की सारी नैव बार एक रो में होती है। अभी हमने रिएक्ट को देखा है तो रो में है,
ऐसा नहीं है कि कॉलम में पड़ी हुई है, पहले एंकर टैग्स आ रहे हैं फिर आपकी सर्च बार आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी, डिस्प्ले फ्लेक्स। किसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है? पेरेंट का ना। अब इसकी इनका पेरेंट क्या है सबका, ये लोगों का, क्लास का, नैब बार ही है ना इन सबका पेरेंट। तो मैं इसी का अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो फिर क्या होगा हमारे पास, अब आपकी जो नैब बार के सारे चाइल्ड हैं वो एक कॉलम के बजाय एक रो में है। सही है, 3 चाइल्ड थे ना, एक इमेज थी, एंकर टैग्स थे और आपकी बटन था, यही 3 चाइल्ड थे। दोबारा से स्ट्रक्चर देख लें इसका, एक आपकी इमेज, आपके एंकर टैग्स और आपका बटन, यही 3 चाइल्ड है ना इसके। अगर मैं इस तरह क्लोज कर दूँ ये, तो नैब बार के भी यही 3 चाइल्ड हैं। आगे से हमने इनके अंदर अपनी इमेज रखी हुई है, फिर लिंक्स रखे हुए हैं, कुछ रखा हुआ है। ये तीनों चाइल्ड्स एक आपकी कॉलम में इसकी बजाय रो में आ गए हैं। अब अगला इशू क्या है हमारे पास, क्या नजर आता है आपको? अगला इशू क्या मसला अगला? लिंक्स हमें रो में चाहिए, ठीक है, दूसरा इशू ये है। तीसरा, अच्छा हम काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इसकी हमारे लिंक्स को हमें एक रो में लेके आना है। देन तीनों चाइल्ड हाइट एंड विड्थ इसकी हमें एक स्पेसिफिक करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इसकी हाइट है, ठीक है। मैम अंडरलाइन रिमूव करना है और डॉट रिमूव करना है। बिल्कुल, अंडरलाइन रिमूव करने और डॉट्स। मार्जिन्स, और अगर हम लोगो यूज करेंगे तो उसके लिए पैडिंग भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। वो हम देख लेंगे अभी, लेकिन हमारा इशू अभी तक ये है कि हमने सबसे पहले अपने जो एंकर टैग्स हैं इनको एक लाइन में लेके आना है, रो में। द सेकंड वन इज अबाउट एंकर टैग्स कलर एंड अंडरलाइन, इनके कलर और अंडरलाइन है। तीसरा इशू क्या है, ये बुलेट्स आ रहे हैं। और चौथा इशू ये कि हाइट बहुत ज़्यादा है हमारे पास ये, ठीक है। बाकी हमारे पास इमेज हम लगाएंगे तो फिर देखते हैं कोई इशू बनता है कि नहीं। बटन की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं सारा। अभी तक हमारे पास जो मेजर इशू है ये कि हमने अपनी इन चीज़ों को एक रो में लेके आना है। वो हम कैसे लेके आ सकते हैं? आपको पता है कि मैंने इसकी भी कुछ, ये देखिए ये है ना तीनों हमारे पास लिंक्स, इसका भी कोई पेरेंट बना हुआ है डॉट लिंक्स की क्लास। तो क्या मैं डॉट लिंक्स की क्लास को डिस्प्ले फ्लेक्स करूँ तो सारे के सारे चाइल्ड एक रो में नहीं आ जाएंगे? तो वही काम हम करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे डॉट लिंक्स, इस क्लास को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो आपके ये भी सारे चाइल्ड एक रो में आ गए। पहला इशू हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा इशू क्या है, बुलेट्स हैं। अंडरलाइन का पहले इशू आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है। एग्जैक्टली, हमारे पास जो डॉट लिंक्स में एंकर के टैग है उन पे आ रही है ना टेक्स्ट डेकोरेशन, तो उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन को हम क्या करेंगे, नन, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा इशू भी सॉल्व कर लिया। अब तीसरा इशू क्या है, बुलेट्स रिमूव करने हैं। बुलेट्स किस वजह से आ रहे हैं? तो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे डॉट लिंक्स में जो LI के टैग हैं उनका कुछ लिस्ट स्टाइल होता है। लिस्ट स्टाइल हमें क्या चाहिए, कोई स्टाइल नहीं चाहिए हमें लिस्ट का। सॉल्व, क्लियर यहाँ तक? ओके, अभी भी एक इशू है इनके कलर्स का, एंकर टैग्स के कलर्स का। उसके बाद स्पेस का जो इशू है वो देखेंगे। एंकर टैग्स से कलर का जो इशू है, तो हम यहाँ पे एंकर टैग्स टारगेट किए हुए हैं। इसका कलर हम क्या करेंगे अब, ब्लैक, क्योंकि बाकी सबका ब्लैक है ना। कुछ ये यहाँ तक ज़रा देखें और समझें इसको। हाँ जी, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें। जी बच्चे, जी। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हर चाइल्ड के लिए अलग से डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं, तो जब हमने मेन पेरेंट के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया तो क्या वो नीचे जो उसके चाइल्ड्स हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगा? देखो, जो आपका डिस्प्ले फ्लेक्स होता है ना वो आपके फर्स्ट चाइल्ड पे वर्किंग करता है। जैसे कि आपका डिस्प्ले फ्लेक्स हमने किया है नैब बार को। नैब बार के पहले चाइल्ड क्या है कि डॉट लोगो है, लिंक्स है और बटन है, बस ये। इसके अंदर जो भी चीज़ होगी ना उस पर इफेक्ट नहीं करेगा वो। नैब बार पे अगर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है तो बस वो इन तीनों पे वर्किंग करेगा, क्योंकि इसके चाइल्ड तो यही तीनों हैं। आगे से इसके जो नेस्टेड चाइल्ड ये इमेज है ना और ये जो आगे से लिंक्स हैं इन पे वर्किंग नहीं करता वो। जो फर्स्ट चाइल्ड है उस पर वर्किंग करता है। जी ठीक। दैट्स वाई मैंने इसका भी एक पेरेंट बनाया। अब आपको समझ आ रहा होगा इसका पेरेंट क्यों बना है, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट इशू क्या है हमारे पास?
अगला इशू ये स्पेस का मसला है, बाकी हमने सारे इशू सॉल्व कर लिए। अब स्पेस हम कैसे कर सकते हैं? नहीं NBSP नहीं यूज़ करना ना, वो जब HTML का पार्ट है ना उसको नहीं यूज़ करना। अब आपको पता है कि मार्जिन मार्जिन अच्छा अच्छा ठीक है, पैडिंग और मार्जिन हमने प्रोजेक्ट डॉट CSS को टारगेट किया हुआ है एंकर टैग। इसको भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं पैडिंग यूज़ करेंगे। मैं पैडिंग यूज़ कर लेती हूँ जी 20 पिक्सल्स की, ठीक है जी। अब ज़रा देखिए मैंने पैडिंग यूज़ किया तो एंकर टैग्स के दरमियान स्पेस तो आ गया, लेकिन अभी भी हमारे पास एंकर टैग्स के और जो हमारे इमेज और बटन है उनके दरमियान स्पेस नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है। फिर आप लोग कहते हैं कि हम मार्जिन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दोनों की वर्किंग वैसे होगी ऐसे ही, लेकिन फिर भी आप लोगों के कहने पे मार्जिन भी यूज़ कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। सेम वर्किंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनसाइड स्पेस अभी उस तरह एग्जैक्ट नहीं करा वो, तो ये तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ना ही मार्जिन यूज़ करेंगे, ना ही पैडिंग यूज़ करेंगे। फिर क्या यूज़ करेंगे? मैम जस्टिफाई की वो यूज़ करेंगे। बिल्कुल, अभी मैंने आपको पढ़ाई है ना जस्टिफाई कंटेंट की कुछ प्रॉपर्टी, तो जहाँ पे हमने जी जी नैप बार को डिस्प्ले फ्लेक्स बिल्कुल किया है वहीं पे हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई जी कंटेंट। जी सबसे जी पहले सेंटर करके देखते हैं, सारे के सारे चाइल्ड सेंटर में आ जाएंगे। ये भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखा था सारे बॉक्सेस सेंटर में आ रहे थे। फिर आपके पास अगर हम स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? स्टार्ट में पहुंच जाएंगे सारे बॉक्सेस जैसे जा रहे थे। ये भी सारे चाइल्ड आपके स्टार्ट में चले गए। अब बॉक्सेस पे नहीं हो रही वर्किंग, देख रहे हो आप, सब पे हो सकती है। इसी तरह आप अगर एंड करोगे तो फिर क्या होगा? तो ये तो हम यूज़ नहीं करने से रहे। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। स्पेस अराउंड के साथ ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक लग रहा है। जितने भी बॉक्सेस हैं उनके दरमियान इक्वल स्पेस और हाफ स्पेस एंड पे और स्टार्ट पे। इवनली करके देख लेते हैं कुछ ये मिलता जुलता है क्योंकि थोड़ी सी स्पेसिस का ही फ़र्क आया। फिर उसके बाद क्या आता है? बिटवीन भी करके देख लेते हैं, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं लगेगा कुछ ये जी। अराउंड और इवनली में से कोई यूज़ कर लेते हैं। कौन सा यूज़ करें अराउंड और इवनली में से? इवन चेक करें मैम, इवन फिर उसके बाद अराउंड चेक कर लें। ये देखें इवनली में कुछ इस तरह दिख रहा है। अराउंड ही रह गए। मेरे ख्याल से अराउंड ठीक है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इतनी स्पेस नहीं चाहिए, एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस चाहिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे कम स्पेस चाहिए ना हमें, तो ये परफेक्ट लग रहा है। सॉर्ट आउट हो गए सारे इश्यूज। अब पिक्चर जो है तो कॉर्नर पे नहीं है। बिल्कुल मर्जी है, बिटवीन को यूज़ कर लो अगर आपको कॉर्नर में चाहिए तो। अगर हम पिक्चर लगाएंगे ना टेक्स्ट में, बाकी कंटेंट ऐसे ही हो और इमेज कॉर्नर पे चली है। बिल्कुल कॉर्नर में जी नहीं, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना बिल। जैसे अभी हमने वो क्या कहते हैं रेड की देखी थी, उनका लोगो देखो उनकी वेबसाइट पे ना सारी की सारी कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ इमेज है भी प्रॉपर भरी हुई है। हमारे पास क्या है, कुछ ये वाले चाइल्ड हैं, तो हम ये करेंगे ना कि इमेज कॉर्नर में चली जाए तो ऐसा लगेगा कि हमने सही से स्टाइलिंग नहीं की है। ये कॉर्नर में चला गया, ये सेंटर में, और ये अब देखो इनके दरमियान इक्वल स्पेस है। इक्वल है ना, हमने ये चीज़ें माइंड में बड़ी रखनी होती है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। आपकी क्या क्लास थी आपकी, ओरिएंटेशन की क्लास में मैंने आपको बताया था ना, विजुअल एस्पेक्ट्स बहुत मैटर है। तो अब भी आपका जो फ्रंट एंड चल रहा है ना, इसमें आपने ये देखना है रंग कौन से हैं और तस्वीरें और साइज़ वगैरह जो इमेजेस के बन रहे हैं वो किस तरह रखने हैं। तो आप वो करोगे, इसको कॉर्नर में ले जाओ, फिर वो समझेंगे कि शायद आपने इसको सही स्पेसिंग नहीं दिया। तो इक्वल अभी मेरे ख्याल से ये ठीक लग रहा है। एग्री करें, इसको कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट इशू क्या है कि इनके दरमियान स्पेसिस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा था स्पेसिस तो आ गए थे ना इनके टैग के दरमियान मार्जिन यूज़ करने से। तो मार्जिन यूज़ करेंगे, और कितना मार्जिन? अगर मैं इसके दरमियान 7 पिक्सल्स का मार्जिन यूज़ करके देखूँ एंकर टैग के दरमियान, तो वो कुछ ही है और ठीक लग रहा है। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, 9 पिक्सल्स या 8 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है इतना। क्यों अब ये ना कहिएगा कि इसको अबाउट इधर कर दें, सर्विस इधर, को बहुत बुरा लगेगा। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है, मुस्तफ़ा आपका नाम है ना बच्चे, मुस्तफ़ा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है कि स्पेसिस इक्वल हो हर पार्ट के दरमियान, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए स्पेसिस इक्वल है हमारे सारे उनके दरमियान, पहले चाइल्ड के दरमियान, दूसरे और तीसरे के दरमियान। यहाँ तक आपकी नैब बार बन गई, कोई मसला। छोटा अगर ये जो पिक्चर है नॉट फ्रॉम ये इस साइड पे होगा, ऐसा आपसे पूछना, और ये जो अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज है ये थोड़ा सा और लेफ्ट साइड पे और साइन इन बिल्कुल राइट पे हो, ऐसे नहीं कर सकते? मतलब आप चाह रहे हो ये दोनों कंटेंट लेफ्ट साइड पे हो जाए, राइट पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर आप ये करोगे कि इन दोनों को एक पेरेंट पे रखोगे और इसको सेपरेट जैसे पेरेंट बनाया हुआ है, उसको फिर आप जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे, फिर वो उस तरह वर्किंग करेगा। फिर ये सेट दोनों को कंटेंट जो इस तरह आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे और ये आपके पास राइट साइड पे रहेगा उनके दरमियान।
मार्जिन के थ्रू आप करोगे तो फिर ये है कि आपको कितना मार्जिन दोगे, देखो आपको पता है पिक्सल्स में मार्जिन दोगे कितना, एस्टिमेशन चेक करोगे 200, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर लेता है आपकी स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से। क्लियर है जी यहाँ तक, कोई मसला? इमेज लगा लें आज की क्लास में। ओके जी, अब हम ज़रा इमेज पे वर्किंग करते हैं और मुझे बताएं कि कौन सी इमेज अच्छी लगेगी इसमें। अब हमारी नैव बार ग्रे कलर की है, तो इमेज कौन से कलर की अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने एक लोगो बनाना है। जी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले बच्चों में से सजेशंस दें कोई। ब्लू कर लें, ऑरेंज कर लें, ब्लैक भी अच्छा लगेगा। इमेजेस इन हमारे पास हम लिखते हैं लोगो इमेजेस, ठीक है, लोगो इमेजेस इन ब्लू कलर। देख लेते हैं, सारी यूज़ कर देगा ना उस तरह, ब्लू कलर कुछ। अब ये इमेजेस जो आती हैं इसमें से बताएं ज़रा मुझे कौन सी इमेज ठीक लगेगी। ये अच्छी है ना, ये वाली अच्छी है, ट्विटर वाली जो है, ये वाली यूज़ कर लेते हैं हम, जो हमारे पास आ रही है इन दोनों में से। फोटोशॉप की देखो मैं चाह रही हूँ ना कुछ वो चीज़ ना हो जो पहले सिंबल है, जैसे फोटोशॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई लेटर वगैरह ना करे, तो जैसे ये चीज़ ही यूनिक से पता नहीं चल रहा कि क्या किसी कंपनी का लोगो है कि नहीं। इसके अलावा ये भी यूनिक है, या हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूनिक डॉल्फिन टाइप और गूगल का शो करा है। कौन सी? ये पी से पहले जो एस टाइप है, पी से पहले, हाँ ये वाली ना, वही कह रही हूँ, ये भी अच्छी है। इसके अलावा ये भी इमेज अच्छी है आपकी। सेव कर लेते हैं सारी इमेजेस, उसके बाद देखेंगे कौन सी अच्छी है। सेव इमेज एज, कहाँ पे सेव करनी है हमें, डेस्कटॉप पे? नो, हमें जाना है सबसे पहले अपने 109 के, अभी फिर हमने देखा हुआ है तो हम ऐसे ही करते हैं, इमेज को विदाउट फोल्डर ही करते हैं। क्या है जी प्रोजेक्ट? एक हमने ये सेव किया, ये भी कर लें सेव, सेव इमेज एज, और मैं इसका नाम रख रही हूँ I2, ठीक है, ताकि हम इजीली उसको ऐड भी कर सकें। और हमने कौन सा कहा था, ये वाली, ओके, ये हम करते हैं I3। चलते हैं और इस पर ऐड करके देखते हैं हम कौन सी इमेज ठीक लगती है। इमेजेस पे जाना पड़ेगा इमेज ऐड करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास इसका पाथ क्या बनेगा। सबसे पहले तो इमेजेस जो ये वाली है ना, images.jpg, ये ऐड करके देखते हैं कैसी लग रही है। ठीक लग रही है। अच्छा अभी ये मसला हो गया, इमेज ऐड करने से कितनी हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई है, इसको सॉर्ट करते हैं अभी, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इमेज कौन सी ठीक लग रही है। नॉट गुड, वैसे इतनी बुरी लग नहीं रही थी। दिस वन I3.jpg, ये वाली, हाँ वैसे सेलेक्टिवली मैंने भी कहा था, और ये ठीक लग रही है। ठीक हो गया जी, क्योंकि पता है क्यों मैंने आपको कहा था, इसमें भी देखिए क्योंकि बैकग्राउंड आपका मिलता जुलता इसका सेम है, समझ आया। अब हम यही वाला बैकग्राउंड इसका भी कर देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, और यही काम अब मैं करने लगी हूँ। project.css में जाके इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम ग्रे की टोन में कुछ यहाँ पे, और ये लाइट हो गया ना हमारा बैकग्राउंड। यहाँ पे हाली अगर हम ग्रे लिख दें, RGB वैल्यू में ना जाए, ये है ना फर्स्ट वन है, मिलता जुलता है, सेम है, ठीक लग रहा है। अच्छा जी, अब आपकी इमेज का जो इशू है उसको हमने कैसे सॉर्ट करना है। हमें यहाँ पे इमेज का कोई पेरेंट बनाया हुआ है, डॉट लोगो, मैं यहाँ पे जाके डॉट लोगो की क्लास को कुछ विड्थ दे देती हूँ, उसके चाइल्ड को कहूँगी उतनी विड्थ एक्सेस कर लो। परसेंटेज यूनिट्स लास्ट क्लास में सिखाए थे जो मैंने, मैं इस डॉट लोगो को कुछ विड्थ दे रही हूँ। कितनी विड्थ देते हैं हम इसको, अगर 50 पिक्सल्स की विड्थ दे के देख लेते हैं, ठीक है। और डॉट लोगो में जो IMG का टैग है हमारे पास, वो कितनी विड्थ कवर करे, 100%। 100%, 50% का ये सारा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बड़ी डिटेल में समझाया। एग्जैक्टली, पेरेंट है ना इसका 50 पिक्सल उसकी विड्थ दी है, और चाइल्ड आगे से इनहेरिट कर लेगा, परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा अगर हमें छोटा लग रहा है इसका तो हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, 50 की बजाय हम इसका पेरेंट साइज अगर 70 कर दें तो लेट्स सी, अब ठीक लग रहा है। मसला एक आ गया हमारे पास, क्या, एंकर टैग ऊपर पहुंच गए सारे। उसके लिए आपके पास एक और प्रॉपर्टी है आपकी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम
सेंटर। आपकी जितनी भी आइटम्स हैं एक्स साइड से वाई साइड से इसको ऑटोमेटिकली अलाइन कर लेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू? मुश्किल तो नहीं होगी आज की क्लास? वेरी मच इंटरेस्टिंग है, मुश्किल तो नहीं है। ओके, किसी को इंटरेस्टिंग लग रही है, किसी को आसान, किसी को मुश्किल, लेकिन ये जो आपकी जितने भी क्यूरीज हैं ये आप लोग डिस्कस ये बनाएंगे तो फिर आसान लगेगी। अभी समझने में भी आ जाएगा, लेकिन जब बनाने बैठेंगे तो बहुत इशू आ सकते हैं आप लोगों को, इसलिए आप लोगों ने इस पर वर्किंग करनी है। इसकी कोड की अगर CSS की पिक्चर लेनी है तो कैप्चर कर लें स्टार्टिंग से। मुझे बताइएगा, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूँगी इसको। डन। और HTML की पिक्चर आप लोगों ने पहले ही कैप्चर कर ली थी। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लियर है सबको? जी मैम बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीन दोबारा स्क्रीन थोड़ा शेयर दोबारा करेंगे, मैं एक फ्रेश स्क्रीनशॉट ले लूँ। HTML वाली साइड या CSS वाली? जी जी, ये जो नेक्स्ट टाइम अभी हाँ CSS वाली। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह।